ये वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं। वो है क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज का। ये डिस्कशन एक डीप डाइव डिस्कशन होने वाला है जिसे हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सेक्शन में हम ये देखेंगे कि क्या क्लीन साइंसेस का बिजनेस बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है करंट केमिकल सेक्टर में। ये हम इवेल्युएट करेंगे मोट इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट से। आखिर मोट इन्वेस्टिंग का फंडा है क्या, ये देखेंगे हम दोस्तों। सेकेंड सेक्शन में हम देखेंगे कि कंपनी का फ्यूचर बिजनेस आउटलुक कैसा है। और तीसरे सेक्शन में हम देखेंगे कि हमारी ये स्टोरी के विलन कौन कौन से हैं, यानी कि रिस्क। इनफैक्ट ये स्टोरी के क्लाइमैक्स में मैं आपके साथ अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी भी शेयर करने वाला हूं जहां तक क्लीन साइंसेस टेक्नोलॉजी के स्टॉक की बात है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्रिटिकल और फाइनल पॉइंट्स भी हम ये वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो फास्ट देखना है तो 1.5x की स्पीड पे देखिए, पर कोई भी ऐसा छोटा और क्रिटिकल पॉइंट बिल्कुल भी मत मिस करना। स्टॉक मार्केट्स में मोट का कॉन्सेप्ट वॉरेन बुफे ने इंट्रोड्यूस किया है। इंग्लिश लैंग्वेज में मोट का ये मतलब है कि फोर्ट के अराउंड उसे दुश्मनों से बचा के रखने के लिए जो डिच होती है, जो पानी से भरी जाती है, उसका मतलब मोट होता है। इन अ वे ये फोर्ट के लिए डिफेंस का काम करता है और उसे एक्सटर्नल इन्वेजन से बचा के रखता है। स्टॉक मार्केट के टर्म्स में मोट वाले बिजनेसेस वो होते हैं जिनको एक्सटर्नल कंपटीशन के अगेंस्ट एक ड्यूरेबल एडवांटेज या प्रोटेक्शन होता है। तो मोट इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप ऐसे ही स्टॉक शॉर्टलिस्ट और इन्वेस्ट करो जिनको बाकी बिजनेसेस या स्टॉक्स के मुकाबले एक ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अब क्लीन साइंस का मोट क्या है वो समझते हैं। इनका मोट इनके स्टॉक के नाम में ही रखा है। क्लीन साइंस एक ऐसी कंपनी है केमिकल सेक्टर में जो बहुत ही इंटेंस फोकस करती है ग्रीन और सस्टेनेबल केमिस्ट्री पे। अब ग्रीन और सस्टेनेबल केमिस्ट्री से मेरा क्या मतलब है दोस्तों, वो समझते हैं। केमिकल सेक्टर में फाइनल एंड प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस में काफ़ी ऐसे हार्मफुल बाई प्रोडक्ट्स, वेस्ट, अफ्लुएंट्स जो टॉक्सिक होते हैं ना, वो जनरेट होते हैं जो एंड में पोल्यूशन कॉज करते हैं। बट ग्रीन केमिस्ट्री का फंडा ये कहता है कि आपके प्रोसेसेस ही ऐसे डिज़ाइन करो कि आपकी केमिस्ट्री से ऐसे वेस्ट या हार्मफुल बाई प्रोडक्ट्स मिनिमम जनरेट हो। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने अपनी केमिस्ट्रीज ही ऐसे डिज़ाइन कर रखी है जहाँ पे ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज करते हैं। BHA करके इनका एक एंड प्रोडक्ट है। ये BHA ये सल्फर फ्री बनाते हैं जो एक हार्मफुल बाई प्रोडक्ट है। तो ये क्लीन और ग्रीन केमिस्ट्री की स्किल ऐसी है ना दोस्तों, ये आप ओवरनाइट एक्वायर नहीं कर सकते। यहाँ पे सालों का एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस, ये दोनों ही फैक्टर लगते हैं। साथ में चाइना जैसा देश जो पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल माना जाता है, इन्होंने भी पोल्यूशन कम करने के लिए चाइना ब्लू स्काई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की है, जो हमें ये दिखाता है कि ग्रोथ के मुकाबले चाइना जैसा देश भी कम पोल्यूशन प्रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसी कहीं भी गारंटी नहीं है कि ऐसे स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल नॉर्म्स इंडिया में रेप्लिकेट नहीं हो सकते। और जस्ट इन केस अगर आने वाले फ्यूचर में ऐसे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स इंडिया में रेप्लिकेट हुए तो इनहेरेंटली वो कंपनीज जो क्लीन और सस्टेनेबल केमिस्ट्रीज पे फोकस करती है ना, उनको एक इनहेरेंट एडवांटेज रहेगा। ये कंपनी सस्टेनेबिलिटी पे इतना फोकस रखती है, वो सिर्फ इनकी केमिस्ट्री से ही पता नहीं लगता बट बाकी सारे एक्शन से भी पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने अपने इंटरनल एनर्जी कंजम्पशंस के लिए कैप्टिव सोलर प्लांट लगे हैं जो रिन्यूएबल सोर्स है। तो नेट नेट इनका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज ऐसी क्लीन और ग्रीन केमिस्ट्री पे बाकी डिफरेंशिएटर से इनको सेपरेट करता है और यही इसका मोट हो जाता है। पर अब जो ये मैं आपके साथ दूसरा पॉइंट डिस्कस करूंगा ना, उसे मैं एग्जैक्टली मोट नहीं कहूंगा, पर कुछ ऐसी बात है इनके बिजनेस मॉडल की जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। वो है इनकी थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी। जितना भी मैंने इनके बिजनेस की डिटेल में स्टडी या रिसर्च की ना, 3 क्लियर डिफरेंशिएटर्स निकल के आते हैं। एक तो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, मार्केट की प्रायोरिटी करना और एक लीडरशिप फोकस रखना। ये तीनों ही डिफरेंशिएटर्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए ना, अपनी मेंटल नोट्स में रखना, क्योंकि अब इन्हें हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। अब ये तीनों डिफरेंशिएटर्स में से सबसे पहले प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी समझने के लिए इनके प्रोडक्ट समझने होंगे, जो ये वीडियो का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है, या यूं कहूं एसेंस है ये डिस्कशन का। क्लीन साइंस के बिजनेस का फोकस डे 1 से स्पेशलिटी के केमिकल्स पे रहा है, जो हाई वैल्यू यानी कि हाई मार्जिन का सेगमेंट है। सिंपल सी भाषा में यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है। प्रोडक्ट्स अपने आप में कभी भी डिफरेंशिएटर नहीं होते, पर उनके पीछे की थॉट प्रोसेस और स्ट्रैटेजी डिफरेंशिएटर होती है। ये मेनली 3 सेगमेंट्स को कैटर करते हैं, जिसमें सबसे पहले परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स है, फिर फार्मा और FMCG। अब इनकी थॉट प्रोसेस समझने के लिए किसी एक सेगमेंट के प्रोडक्ट्स पकड़ते हैं। MEHQ, BHA और AP इनके परफॉर्मेंस केमिकल्स है। सुनने में थोड़े से ये कॉम्प्लेक्स नाम लगे और मैं इनके फुल फॉर्म बोल के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, ये डिस्कशन को बहुत सिंपल रखेंगे। इनके परफॉर्मेंस के प्रोडक्ट्स मेनली यूज होते हैं टेक्सटाइल्स, एग्री, होम एंड पर्सनल केयर, पेंट्स, ऐसी अलग अलग इंडस्ट्रीज में।
पर यहाँ पे मुद्दे की बात ये नहीं है कि ये कौन सी इंडस्ट्रीज में ये यूज़ होते हैं। मुद्दे की बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि ये परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो स्टार्टिंग के रॉ मटेरियल, बीच के इंटरमीडिएट्स, अलग अलग जो केमिकल्स लगते हैं अक्रॉस द वैल्यू चेन, यहाँ पे ये क्लीन साइंसेज की कंपनी फुल्ली इंटीग्रेटेड है। ये इंटीग्रेशन को बिजनेस के टर्म्स में बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं, जहाँ पे एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए पीछे जाके यानी कि बैकवर्ड आपको जो जो प्रोडक्ट लगते हैं ना, वो कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है। फॉर एग्जाम्पल BHA बनाने के लिए MEHQ लगता है, MEHQ बनाने के लिए एनिसोल और एनिसोल बनाने के लिए फिनॉल लगता है, और ये कंपनी सारे ही प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। पता है ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मेन फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहले तो आपको रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं उठाना होता, वो इन हाउस ही बनता है। दूसरी चीज़, अगर सप्लाई का कोई इशू आए, जो केमिकल इंडस्ट्री में करंटली देखा गया है कि रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल नहीं होते, तो ऐसे वाले केस में क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज को अपने आप एक बेनिफिट रहता है, क्योंकि रॉ मटेरियल इनके इन हाउस ही होते हैं, तो ऐसे सप्लाई का कोई मेजर इशू नहीं आता। और तीसरी चीज़ ये होती है कि आप एक एडिशनल प्रोडक्ट्स बना रहे हो जो आप दूसरे कस्टमर्स को सेल कर सकते हो, तो एक तरीके से आपका बिजनेस मॉडल डी रिस्क या डाइवर्सिफाई हो गया। दीपक नाइट्राइट भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल केमिकल स्टोरी है डी रिस्किंग की, जहाँ पे उन्होंने बिजनेस शुरू तो बल्क केमिकल यानी कि फिनॉल से किया, पर अब ये वैल्यू चेन में आगे जाके फाइनल परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ये तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हुआ। बस यही डिफरेंस है क्लीन साइंसेज और दीपक नाइट्राइट में। जहाँ क्लीन साइंसेज बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, दीपक नाइट्राइट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पे फोकस कर रही है। ये प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और डी रिस्किंग का एक और एडवांटेज होता है। इन अ वे, अगर किसी क्वार्टर में एक आपका प्रोडक्ट अंडर परफॉर्म करता है तो दूसरा कैचअप कर लेता है, और मोर और लेस आपके मार्जिन या प्रॉफिटेबिलिटी में उतनी वोलेटिलिटी नहीं रहती। तो ये तो बात हो गई इनके प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी की। पर दूसरा जो बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर आता है इनके बिजनेस में, वो है मार्केट के फोकस का। इन्होंने रिसेंटली 2 नए प्रोडक्ट सिस्टम में इंट्रोड्यूस किए, PBQ और TBHQ। इनमें से PBQ सोली एंड सोली इंडिया फोकस प्रोडक्ट है, यानी कि एक बहुत बड़ी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्टोरी है। इस पे हम थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इनफैक्ट आने वाले सेक्शन में हम ये भी देखेंगे कि इनका बिजनेस का रेवेन्यू पोटेंशियल आने वाले टाइम में कितना है। तो नेट यहाँ पे टेक अवे ये है कि बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी है कंपनी की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की या डोमेस्टिक मार्केट्स पे। इनफैक्ट इंडिया के साथ साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है, वो ये है कि क्लीन साइंसेज अपना 40% रेवेन्यू डिराइव करते हैं चाइना की ज्योग्राफी से। और अगर कोई केमिकल की कंपनी चाइना में अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है ना, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। PBQ करंटली इंडिया में प्योरली एंड प्योरली इंपोर्ट होता है, कोई भी ऐसा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर नहीं है। तो अगर क्लीन साइंसेज डोमेस्टिक फोकस करेगी तो इंडिया की ज्योग्राफी में मार्केट लीडर बन सकता है। क्लीन साइंसेज एंटर ही ऐसी केमिस्ट्रीज में करती है जहाँ पे डिमांड तो सिग्निफिकेंट हो पर कंपटीशन लिमिटेड हो। मतलब ये मंसूबा बना के ही उतरती है कि वो केमिस्ट्री में वो लीडर बनेगी। तो मोस्टली यहाँ पे अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो ना, तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में ये लीडर है, और जस्ट इन केस अगर ये लीडर नहीं है तो सेकंड या थर्ड पोजीशन पे तो है ही। तो यहाँ पे थॉट प्रोसेस ही क्लियर है कि कोई भी केमिस्ट्री में उतरो तो उसे टोटली डोमिनेट करो। मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट शेयर करना चाहूँगा रोमन फिलोसोफर सेनेका का। उन्होंने कहा है, लक इज़ व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। तो अब तक हमने यहाँ पे क्लीन साइंसेज के प्रिपरेशन या डिफरेंशिएटर्स देख लिए, पर आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी या फ्यूचर आउटलुक देखते हैं। तो सबसे पहले क्लीन साइंसेज बहुत एग्रेसिवली मूव कर रहा है डोमेस्टिक यानी कि इंडिया के मार्केट्स में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की स्टोरी कैप्चर करने के लिए। PBQ जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस ही प्रोडक्ट किया है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए इंडिया में। ये इनके लिए पोटेंशियल रखता है सालाना 100 करोड़ के रेवेन्यू का। TBHQ जो इनका ये दूसरा प्रोडक्ट है, ये यूज़ होता है एडिबल ऑयल्स में। पर यहाँ पे मुद्दे की बात ये है कि इनके जो एग्जिस्टिंग सेट ऑफ कस्टमर्स हैं BHA और AP के, उनको डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है TBHQ की, क्योंकि ये सारी केमिस्ट्रीज ना बहुत क्लोजली लिंक्ड है। अगर आप एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको ऐसा दूसरा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे नेट टेक अवे जो निकल के आता है ना, वो ये है कि ये एक अपसेलिंग की अपॉर्चुनिटी है क्लीन साइंसेज की एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को। तो उनको यहाँ पे एक नया कस्टमर नहीं हंट करना, एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही फार्म करना है, जो उतना डिफिकल्ट नहीं होता। ग्रोथ के लिए इनके कैपेक्स प्लान्स भी बहुत एग्रेसिव है दोस्तों। करंट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स पे इन्होंने अपनी कैपेसिटीज 30 to 50% इंक्रीज की है। फ्यूचर में ग्रोथ के लिए इनके कैपेक्स प्लान्स भी बहुत एग्रेसिव है दोस्तों। करंट साल इन्होंने 150 करोड़ का कैपेक्स किया है, और यहाँ पे मैनेजमेंट ने खुद बताया है कि आने वाले सालों में भी इनका कैपेक्स साइजेबल ही रहने वाला है।
तो यहाँ पे ये साल इन्होंने जो 150 करोड़ का केपेक्स किया है ना, वो कितने रेवेन्यू का दमखम लगता है ना, वो गेस्टिमेट करने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स और रेशियोज के साथ खेलते हैं। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो जो सरल सी भाषा में ये दिखाता है कि आपके जो फिक्स एसेट्स है उसको आप साल में कितने टाइम्स टर्नओवर या कितना टाइम्स रिटर्न जनरेट कर रहे हो रेवेन्यू के टर्म्स में। इनका फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो करंटली 2.5 to 3 टाइम्स है। सिंपल सी लैंग्वेज में 100 रुपये का अगर इनका फिक्स्ड एसेट है तो इन पे 250 या 300 रुपये का रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं। और उसी हिसाब से अगर इनका 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट में ये साल हुआ है तो वो एटलीस्ट 200 से 300 करोड़ का पोटेंशियल रखता है। करंटली पिछले 12 महीनों में ये कंपनी ने 600 करोड़ का रेवेन्यू किया है और उसके ऊपर अगर मैं मिनिमम 200, चलो 200 भी छोड़ो, एटलीस्ट अगर मैं 150 करोड़ भी जोड़ूं तो यहाँ पे 25% से ज़्यादा की रेवेन्यू अपसाइड है। यहाँ पे दोस्तों मेन बात कैलकुलेशन की एक्यूरेसी या वो फिगर एग्जैक्टली पिन पॉइंट लाना नहीं है, पॉइंट ये है कि यहाँ पे रेवेन्यू विजिबिलिटी कितनी स्ट्रांग है। और पता है बेस्ट पार्ट ये केपेक्स प्लान का, इन्होंने ये इंटरनल कैश से ही किया, बाहर लोन लेके नहीं किया। इनकी बुक्स पे 280 करोड़ का कैश पड़ा है। तो अगर कोई भी बिजनेस एक्सपांड कर रहा है और लोन भी नहीं आ रहा बुक्स पे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा विन है। इनके इबिटा मार्जिन्स भी 50% के हैं। नो डाउट ये रिसेंटली कम हुए हैं थोड़े से, पर इबिटा मार्जिन्स 50% के केमिकल सेक्टर में आउट ऑफ द वर्ल्ड होते हैं। यहाँ पे कंपनी ने ये स्ट्रैटेजी भी शेयर की है कि अपने ये इबिटा मार्जिन्स आने वाले टाइम में कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। ये साल जैन में इनके कॉन्ट्रैक्ट्स रीनिगोशिएट हुए हैं कस्टमर्स के साथ, वो नए प्राइसिंग पे हुए हैं रॉ मटेरियल की इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। तो इन अ वे यहाँ पे इनके मार्जिन्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। दूसरा पॉइंट जो ये दिखाता है कि इनके मार्जिन्स प्रोटेक्टेड रहेंगे वो ये है कि कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट्स किस तरह से सप्लाई करते हैं। करंट सेटअप में इन्होंने CIF का यूज़ किया है। CIF मतलब जो आपकी एंड कॉस्ट होती है कस्टमर को प्रोडक्ट सप्लाई करने की, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रीट, ये सबको मिला के आप एक कोटेशन देते हो और वो आप बेयर करते हो। पर करंटली अभी सप्लाई और लॉजिस्टिकल इश्यूज होने से फ्रेट के रेट्स ना बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुए हैं, जो केमिकल के कंपनीज को बेयर करने पड़े हैं और ये चैलेंज अक्रॉस द केमिकल सेक्टर रही है। पर आगे जाते हुए कंपनी ने यहाँ पे ये डिसाइड किया है कि वो कस्टमर को एंड प्रोडक्ट्स एक्सवर्क्स यानी कि जो फ्रेट के एक्चुअल रेट्स है ना उसी पे सप्लाई करेंगे, यानी कि माल पहुंचाने का जो खर्चा हुआ है ना वही एग्जैक्टली ये रिकवर करेंगे कस्टमर से। तो पता है दोस्तों यहाँ पे इतने डिटेल्ड डिस्कशन से हमें क्या समझ में आया। केपेक्स से हमें यह पता लगता है कि आने वाले टाइम में कंपनी की सेल्स और रेवेन्यू नंबर्स स्ट्रांग या ग्रोथ बहुत अच्छी रहने वाली है। मार्जिन्स इनके सबसे पहले तो बहुत अच्छे हैं और वो जितने भी है ना वो ये कंपनी बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड रखेगी। तो इन अ वे हमें यहाँ पे स्ट्रांग अर्निंग्स ग्रोथ का भी एक अंदेशा लग ही जाता है। तो सेल्स और प्रॉफिट ये दोनों ही पैरामीटर्स पे एक सेंस ऑफ एश्योरिटी होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा विन है। पर यहाँ पे भी इनका आउटलुक खत्म नहीं होता। एग्जिस्टिंग और नए प्रोडक्ट के साथ साथ इन्होंने पूरी एक सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स भी अनाउंस किए हैं जो है हेल्थ सीरीज के। ये प्रोडक्ट का कमर्शियलाइजेशन शुरू होगा 2022 में सितंबर के महीने से। ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए ये कंपनी एक पूरा यूनिट यानी कि यूनिट 4 ही सेटअप कर रही है। कंपनी के मैनेजमेंट ने शॉर्ट टर्म में 25% के CAGR से सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस दी है जो बहुत स्ट्रांग है। मोटा मोटा अगर मैं बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करूं तो हर 3 साल में ये CAGR से इनका रेवेन्यू डबल होगा। तो ओवरऑल नेट आउटलुक दोस्तों यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। अब तक ना हमने ये पिक्चर में बहुत प्यारी प्यारी बातें की, बहुत सब सही जा रहा है, पर अब मैं आपके साथ ये थीसिस का डार्क पार्ट शेयर करने वाला हूँ जिसे मैं ये पिक्चर का विलन कहता हूँ। सबसे पहले इनकी वैल्यूएशंस देखते हैं। करंटली इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 100 टाइम्स है। जस्ट इन केस हाइपोथेटिकली मान लेते हैं ये प्राइस टू अर्निंग में जो डिनोमिनेटर अर्निंग है अगले साल डबल भी हो गया, तो अगर इनका प्राइस कहीं नहीं बढ़ा ना तो इनका PE रेशियो फिर भी अगले साल यही प्राइस पे 50 का होगा। ये 50 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल मेरे लिए तो केमिकल सेक्टर स्टॉक्स के लिए थोड़ा सा हायर साइड पे ही है। और मोटा मोटा यहाँ पे एक चीज़ हमें पता लगती है कि हो सकता है मार्केट ने शायद आने वाले 1 साल की ग्रोथ ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर इन कर रखी हो। करंटली इनका प्राइस टू सेल्स रेशियो 35 टाइम्स है। EV बाई EBITDA मल्टीपल्स यहाँ पे 70 टाइम्स है। सिंपल सी भाषा में थियोरेटिकली अगर इनका EBITDA नहीं बढ़ा, जो हाईली अनलाइकली है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन करंट EBITDA रेट्स अगर सेम ही रहे तो एंटरप्राइज वैल्यू को रिकवर करने के लिए 70 साल लगेंगे। दूसरा विलन ये डिस्कशन का इनकी केमिस्ट्री है। नो डाउट ये टॉप नॉच है पर प्रोटेक्टेड नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी पेटेंट नहीं है।
अब यहाँ पे कंपनी का कहना तो यह है कि कोई भी पेटेंट या रेगुलेटरी लीगल बैटल फाइट करने के मुकाबले वो पूरी अपनी एनर्जीज फोकस करना चाहते हैं अपनी ग्रीन केमिस्ट्रीज पे। किसी भी प्लेयर को अगर इनके लेवल ऑफ मास्टरी अटेंड करनी होगी ग्रीन केमिस्ट्रीज में तो मिनिमम सब सही होने पे 5 साल लगेंगे। तो ये पॉइंट वेल टेकन, पर अभी भी ये पूरी तरह से कंफर्टिंग नहीं है जहां तक बिजनेस प्रोटेक्शन की बात है, और उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं देता। अब तीसरा विलन डिस्कस करते हैं और क्लीन साइंस की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। क्लीन साइंस फोकस ही ऐसे प्रोडक्ट्स पे करता है जो काफ़ी नीश होते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ही नीश है ना तो उसकी डिमांड थोड़ी सी लिमिटेड रहेगी। तो अगर कंपनी को ग्रो करना है तो उसे कॉन्स्टेंटली नए प्रोडक्ट्स ढूंढने पड़ेंगे वैल्यू चेन में, और कॉन्स्टेंटली उनको ग्रीन केमिस्ट्रीज के साथ इनोवेट करते ही रहना पड़ेगा। चौथा विलन जो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है ना वो इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और केपेक्स को लेके है। करंटली क्लीन साइंसेज अपनी 70% कैपेसिटीज यूज करती है विच इज फेयर इनफ, पर अगर कोई कंपनी इतना स्ट्रॉन्ग केपेक्स एग्रेसिवली ले रही है मतलब उसे बहुत भरोसा है कि आने वाले टाइम में डिमांड अच्छी खासी आने वाली है उनके प्रोडक्ट्स की, पर खुदा ना खास्ता अगर डिमांड थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई तो इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ी और कम होगी। और मैन्युफैक्चरिंग में कैपेसिटीज अंडर यूटिलाइज होना ये उतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो फैक्ट्रीज मशीन्स इनके खर्चे जो चालू रहते हैं, डेप्रिसिएशन लगती है, वर्कर्स की सैलरी, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स, ये सब चालू रहते हैं दोस्तों, पर वो कैपेसिटीज कोई भी एडिशनल रेवेन्यूज नहीं जनरेट करते। तो अगर इनकी ये कैपेसिटीज अंडर यूटिलाइज रही ना तो ये एक रिस्क तो है। साथ में अगर इनका टाइमली केपेक्स भी अगर पूरा नहीं हुआ जो इतना एग्रेसिवली ये परस्यू कर रहे हैं तो उसकी भी एक कॉस्ट लगती है दोस्तों। नो डाउट ये बिजनेस रिस्क है और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए ट्रू है, पर एज ए इन्वेस्टर मेरी और आपके ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। तो मोटा मोटा ये 4 विलेंस थे। सबसे पहले वैल्यूएशंस, पेटेंट का ना होना, कॉन्स्टेंटली इनोवेट करना और कैपेसिटी और केपेक्स से जुड़े हुए रिस्क। चलिए दोस्तों अब बात ना क्लाइमैक्स की करते हैं और मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी क्या है यहाँ पे। पर वो शेयर करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो सबसे पहले तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एक टॉप नॉच बिजनेस है केमिकल सेक्टर में। यहाँ पे इतनी डिटेल्ड रिसर्च के बाद अपने आप एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन तो बिल्ड होता है लॉन्ग टर्म के लिए। पर दोस्तों मुझे वैल्यूएशंस ना थोड़े से हायर साइड पे लगते हैं। 100 से ज़्यादा के प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर देते हैं। तो नो डाउट क्लीन साइंस एक ऐसा स्टॉक है ना जो मेरे वॉच लिस्ट पे तो डेफिनेटली है, पोर्टफोलियो में मैं ऐड करने की उतनी जल्दी में नहीं हूँ दोस्तों। पर एक ऐसा स्टॉक है जो मेरे पोर्टफोलियो में भी है और मैंने डीप डाइव भी किया है। वो स्टॉक मैंने डिस्कस किया है ये वाले वीडियो में। वो एक स्मॉल कैप स्टॉक है और उसकी स्टोरी आपको डेफिनेटली यहाँ पे चेक करनी चाहिए।